जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 2.0 बिहार दरोगा के लिए, उसका टेस्ट नंबर ये 21 है, जो कि 13/6/2025 को सर के द्वारा अपलोड तो पीडीएफ किया गया था, लेकिन इसका जो डिस्कशन है ना, ये आपका किया गया है 16 तारीख को। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर 2025 में आपको दरोगा बनना है, अगर आपको वर्दी चाहिए 2025 में, तो इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा आप लोग ज़रूर बने। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के 4 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादों को समर्पित करते हुए 5-5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीआई उत्पाद संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा संबंधित नहीं है। तो मुजफ्फरपुर का तो शाही लीची है, भागलपुर का जर्दालू आम है, मिथिला का मखाना भी है, लेकिन भागलपुर का जो है ना वो सिल्क इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात अगर हम लोग जीआई टैग की करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जीआई टैग जो होता है वो कितने साल के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग, जो कि आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आते हैं, के द्वारा जो है वो जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। बिहार में अभी तक वर्तमान में टोटल 16 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लेशियर को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखिए भी हाल ही में ग्लेशियर को बचाने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ना ग्लेशियर काफ़ी पिघल रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि भी हाल ही में जो नेपाल में ग्लेशियर पिघल रहा था, तो उसको मृत ग्लेशियर के रूप में घोषित किया गया था, तो उसका नाम क्या रखा गया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका भी हाल ही में चर्चे में था करेंट में। तो ग्लेशियर को पिघलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है आपका ताजिकिस्तान में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो यूएनओ के द्वारा कौन से ईयर को ग्लेशियर संरक्षण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ सम्मेलन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन जो कि आपका 2024 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपका किया गया था, जो कि 16वें नंबर का था, रूस के कजान में किया गया था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है 2025 में। वहीं पे 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। वहीं पे भी हाल ही में जो है बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 6ठे नंबर का, जो कि आपका थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था, और इसका थीम रखा गया था समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसका थीम भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगला जो बिम्स्टेक जो है ना, वो उसका आयोजन कौन करेगा? तो उसका आयोजन जो है वो बांग्लादेश करेगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व सरकार सम्मेलन का आयोजन 2025 का कहाँ पे किया गया है? तो वो आपका यूएई में किया गया। तो ये सारे सम्मेलन हैं जो कि आपके 2025 में चर्चित है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टियानवेन 2 मिशन किससे संबंधित है? देखिए, टियानवेन जो 2 मिशन है ना, इसका संबंध आपका हो जाए चीन से, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने संस्कृति संरक्षण के आधार पे केंद्र सरकार से माउंट कंचनजंगा पे पर्वतारोहण गतिविधियों को प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया है? तो ये आपका किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग कंचनजंगा की करते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका K2 हो जाएगा। और तीसरा पूछा जाता है कि हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि आपका सिक्किम और आपका नेपाल के बॉर्डर में अवस्थित है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में रबी, खरीफ और गर्म मौसम के आधार पे फसलों के चयन के लिए किस योजना के शुरू किया गया है? तभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना वो रबी, खरीफ और जो गर्म मौसम कहने का मतलब जायद जो फसल होते हैं, जहाँ पे खीरा, ककड़ी ये सब का जो उत्पादन किया जाता है ना, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो ये सभी के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है, एक जिला एक फसल। का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन
आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो अभी हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन शिखर सम्मेलन है ना, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा आपका अहमदाबाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में किया गया है। कुछ ऐसे गेम थे जिसका आयोजन दिल्ली में भी किया गया था, और ये गेम जो है ना, इसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आया है और बिहार का रैंकिंग यहाँ पे 15 था। वहीं पे अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाएगा तो लखनऊ ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया गया है, जो कि आपका दमन द्वीप के घोघला बीच पे किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा क्रमशः मगही घाट हाट और भोजपुरी हाट की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पटना और रोहतास में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने पहली विश्व महामारी संधि को अंगीकृत किया है? तो ये आपका किया गया है WHO के द्वारा। बात अगर हम लोग WHO की करते हैं तो इसकी स्थापना आपका होता है 7 अप्रैल 1948 को होता है, जहाँ पे 7 अप्रैल को, इसी के कारण हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा जनेवा हो जाएगा, और इसके वर्तमान की जो हेड हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे आपके टेड्रोस अधनाम हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका होता है 1 जनवरी 1945 को होता है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नागोजी हो जाएंगे, और इसका भी हेडक्वार्टर आपका जनेवा हो जाएगा। वहीं पे अगर UNO की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1945 में होता है, अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और UNO की स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित हिस्सा क्या है? देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो है ना, वो राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया आपका 40% और 60% जो है ना, वो आपका केंद्र के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने करा है? तो ये किया गया है आपका इसरो के द्वारा। इसरो की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके जो है वो हेड कौन है? तो ये आपके वी नारायणन हो जाएंगे, जो कि आपके नए नंबर के बने हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका बेंगलुरु हो जाएगा। वहीं पे DRDO की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होता है। इसका हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, और इसके वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? आपके समीर कामत हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिमस्टेक विशेषज्ञों के समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया था आपका नई दिल्ली में। बिमस्टेक से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिमस्टेक की जो स्थापना है ना, ये आपका किया गया था 1997 में आपका किया गया था बैंकॉक घोषणा पत्र से। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? आपका ढाका हो जाएगा, और इसमें वर्तमान में 7 मेंबर है। 7 मेंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। तो 7 मेंबर ध्यान रखिएगा। पहला तो आपका इंडिया हो जाएगा। इंडिया के आसपास के जितने भी कंट्री है ना, ये इसके मेंबर हो जाएंगे। इंडिया हो जाएगा, इंडिया के ऊपर आपका नेपाल हो जाएगा, फिर यहाँ पे भूटान हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका म्यांमार हो जाएगा, फिर आपका थाईलैंड हो जाएगा, उसके बाद आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो ये 7 मेंबर ध्यान रखिएगा। और 2025 में बिमस्टेक का आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था, जिसका थीम रखा गया था समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। और वहीं पे अगला जो सम्मेलन है ना, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपा गया है? तो बांग्लादेश को सौंपा गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बिमस्टेक से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भी हाल ही में बिमस्टेक का युवा शिखर सम्मेलन किया गया था आपका गुजरात के गांधीनगर में। अगर कृषि सम्मेलन पूछा जाएगा तो नेपाल हो जाएगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। तो ये सभी आपका 2025 का ही करेंट है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे पंकज मिश्रा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि COP29 के अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, COP29 जो कि आपका बाकू में हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों में जलवायु लचीलापन पहलों को वित्तपोषित करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का संकल्प किया गया है। देखिए, यहाँ पे विकसित नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकसित तो ऑलरेडी विकसित है, उसको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे विकासशील देश हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस समझौते के तहत सफलता वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली AI प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, फिर राइट आंसर आपका हो जाएगा
जाएगा 2 और 3, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र इस रजिस्टर में पहली भारतीय प्रविष्टि है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यूनेस्को का जो विश्व स्मृति रजिस्टर है ना, इसमें सबसे पहला शामिल किया गया था आपका ऋग्वेद को, तो इस हिसाब से तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष पांडुलिपियाँ दोनों शामिल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ब्रिक्स देशों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओसनली द्वारा 2001 में गढ़ा गया था, ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बीजिंग घोषणा पत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की घोषणा किया गया था, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रिक्स घोषणा पत्र था। अगला है कि ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि यहाँ पे चीन बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। बात अगर हम लोग ब्रिक्स की करते हैं तो इसकी स्थापना आपका किया गया था 2009 में। उस समय सिर्फ 4 देश थे और 4 में से आपका कौन हो जाएंगे, BRIC हो जाएंगे, ठीक है। B से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, R से रूस हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से आपका कनाडा हो जाएगा। बाद में 2010 में जाके इसमें आपका साउथ अफ्रीका जुड़ता है, उसके बाद जो है ना वो ब्रिक को आपका ब्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद इसमें वर्तमान में कितने मेंबर है, आपके 10 मेंबर हो जाएंगे, जो कि 5 अभी नए ऐड हुए हैं। तो 5 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आपका मिस्र हो जाएगा, दूसरा इथोपिया और तीसरा ईरान, चौथा UAE और इसके जो 10वां सदस्य है, 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है इंडोनेशिया को। ब्रिक्स का जो 2024 का सम्मेलन हुआ था ना, वो रूस के कजान में हुआ था, जो कि 16वें नंबर का था और ये आपका UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है 2025 में। वहीं पे 2025 का ब्रिक्स का समिट कहाँ पे होगा, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में अवस्थित है, वहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का उनका उत्थान करना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे दोनों कथन इसका सही हो जाएगा, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया का बंगाल टाइगर के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में अवस्थित है और अपने हथियार और बाघों के लिए जाना जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों का तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन करा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया है मंगोलिया के द्वारा, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है, तो वन मैन ऑफिस पहल शुरू किया गया आपका LIC के द्वारा, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये अभी काफ़ी चर्चे में था, तो ये आपका किया जाएगा नवा रायपुर में किया जाएगा। वहीं पे अगर AI से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जो है वो AI शहर किसे घोषित किया गया है, तो लखनऊ को AI विश्वविद्यालय भारत का पहला कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये आपके महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और AI डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की खींचन और मेनार आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया। देखिए पहले जो हमारा आर्द्रभूमि था ना वो 89 था, अभी हाल ही में 2 आर्द्रभूमि को अटैच किया गया, एक तो आपका खींचन हो जाएगा, दूसरा आपका मेनार हो जाएगा जो कि राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना हो चुका है, तो 91 हो चुका है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग आर्द्रभूमि की करते हैं, वेटलैंड की करते हैं, तो इसकी संख्या सर्वाधिक भारत में कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, यहाँ पे 20 है। भूमि से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर साइड में कैस्पियन सागर के तट पे
आपका आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था। बाद में इसको लागू किया गया था 1975 में, ठीक है। और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक साल वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और 2025 का थीम क्या है वेटलैंड का, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आप ही का फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन है कि अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया जाएगा अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया जी को, जिनका टाइम पीरियड स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 2026 से और 2031 तक चलेगा। लेकिन इसके पहले जो थे ना वो 15वें नंबर के अजय नारायण झा थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद जो है ना वो अंशकालिक सदस्य के रूप में आयोग बनाया गया है, जो कि टीबी शंकर हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को जंगली तेंदुओं की उच्च आबादी के कारण तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बरगद का पौधा लगाकर एक प्रमुख वनीकरण पहल की शुरुआत की है। ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से इस पर्यावरण परियोजना का नाम क्या है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपका 5 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो यहाँ पे पौधा लगाया गया है आपका बरगद का, और इसका परियोजना का नाम दिया गया है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पौधे का पौधा लगाया जिसे अन्नाटो और सिंदूर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा विक्सा ओरेलाना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलवायु विशेषताओं के आधार पर सही क्षेत्र का पहचान कीजिए। यहाँ पे जलवायु के आधार पे उस क्षेत्र का पहचान करने बोला गया है। पहला है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। यह मानसून के चरम मौसम जो कि आपका जून सितंबर के दौरान अपेक्षाकृत गर्म रहता है, शुष्क रहता है, ये भी चलिए ये भी सही है। इसे अक्टूबर और नवंबर के दौरान चक्रवाती तूफानों से अपनी वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु के बारे में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन आम के पकने में मदद करती है। तो ये आपका मैंग्रो सावर हो जाएगा। और जो आपका चेरी ब्लॉम्स है ना, ये आपके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रकार के ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं के भाग नहीं है। तो ठंड वाली भी होती हैं, गर्मी वाली भी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी होती है, और दक्षिण पूर्वी मानसून है ना वो नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत में रबी फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रबी फसल के बारे में पूछा गया। देखिए 3 प्रकार के हमारे यहाँ फसल चक्र हैं। पहला तो आपका रबी हो जाएगा, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद हो जाएगा। रबी जो होता है ना, ये आपका जो बोया जाता है, इसके तहत जो है ना वो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आपका गेहूं, सरसों, राई, चना, ये सब जितने भी ठंडे के मौसम में बोया जाता है ना, ये आपका रबी में बोया जाता है। वहीं पर वर्षा ऋतु में जितना भी फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका मक्का हो गया, कपास हो गया, आपका बाजरा हो गया, चावल हो गया, ये सभी जो है वो खरीफ के हैं। और वहीं पर एक जायद होता है जो कि गर्मी के मौसम में बोया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज हो गया, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जो है ना ये आपके जायद में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रबी फसल पूछा गया है। तो गेहूं, सरसों, चना तो है, लेकिन मक्का जो है ना ये आपके खरीफ हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांति के प्रसार से भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। तो ये आपका हरित क्रांति हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक भारत में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और इससे प्रभावित होने वाला सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपका पंजाब हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसमें सबसे प्रभावित फसल कौन सा था, प्रथम स्थान पे गेहूं था और सेकेंड स्थान पे यहाँ पे चावल था। और इसके कारण जो है ना वो बाजरे की खेती, मतलब मोटे अनाज का जो खेती है ना, वो भारत में कम हो चुका था। ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति में ऐसा विशेष क्या किया गया था, तो हरित क्रांति के कारण जो है ना, इसके कारण भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका था। जो भारत आज़ादी के टाइम में खाने के लिए भी सोचता था, जो खाने के लिए चावल गेहूँ बाहर के लोगों पर डिपेंड होता था, जैसे अमेरिका, ये सब देशों पर डिपेंड होता था। और हरित क्रांति के बाद भारत इतना ज़्यादा समर्थ हो चुका है कि आज गेहूं चावल का भारत विश्व व्यापार में वो बेचता है। तो आप सोच सकते हैं हरित क्रांति का प्रभाव इंडिया पे क्या पड़ता है। और इसमें यूज क्या किया गया था कि यहाँ पे जो भी अत्याधुनिक जो मशीनरी था ना, यहाँ पे जो मॉडर्न तरीके का जो टेक्नोलॉजी था उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया था। यहाँ पे रासायनिक जो भी उर्वरक थे, कीटनाशक थे, उसका यूज किया गया था। यहाँ पे ट्रक का यूज किया गया था। यहाँ तरीके से सिंचाई वाले पॉलिसी को यूज किया गया। तो इसके कारण हमारे यहाँ हरित क्रांति आया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, तो भारत की कम से कम 85% जनसंख्या जो थी वो कृषि पे डिपेंड थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन देखिए पहले पश्चिम बंगाल किया करता था, लेकिन वर्तमान में जो है ना इसका स्थान पे तेलंगाना आ चुका है। ठीक है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन यूपी करता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन देखिए कपास का जो उत्पादन है ना वो महाराष्ट्र में किया जाता है, और गन्ना का उत्पादन जो है यहाँ पे यूपी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, तो आपका ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कथन की पहचान करें जो रबर के फसल के बारे में सही नहीं है। तो रबर के फसल के बारे में पूछा गया है। पहला है कि यह भूमध्य सागरीय फसल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो गलत पूछा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ी में प्रारंभ किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, सही है। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे, ये गलत हो जाएगा। देखिए चाय के उत्पादन में जो है ना वो प्रथम स्थान पे चीन हो जाएगा, सेकेंड पे इंडिया आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पे जो है 22 अनिवार्य कृषि फसलों को एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कृषि लागत व कीमत आयोग के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपका स्वामीनाथन आयोग आता है, उन्हीं की सिफारिश पे एमएसएमई दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से घटता हुआ क्रम को बताइए। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे आपका कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद आपका केरला हो जाएगा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो वो कौन कौन से फसल हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे चावल, गेहूँ, दालें और तिलहन हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि स्थानांतरण कृषि कहते किसे हैं। देखिए ये कृषि जो है ना वो जनरली किया जाता है आपका आदिवासियों के द्वारा। आदिवासी क्या करते हैं ना, एक जगह को वो साफ करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है ना, तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं, उसी को हम लोग स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो उसको अलग अलग स्टेट एंड जो यूटी है ना वहाँ पे अलग अलग के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे असम में इसको झूम खेती कहा जाता है, केरल में इसको पूनम कहा जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, उड़ीसा में, और कुमारी जो है ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मिश्रित कृषि के बारे में पूछा गया है। पहला है कि अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कृषि भूमि का आकार मध्यम होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि चारा फसल गेहूं, जौ, ओट्स, राई इत्यादि होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि कृषि मशीनरी पे कम पूंजी निवेश होता है। तो कृषि जो मशीनरी होती है ना यहाँ पे निवेश कम थोड़ी ना होगा, मशीन पे तो निवेश ज़्यादा ही होगा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका जो है क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो क्रांति से संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा पूछने की? तो धूसर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा धूसर क्रांति का संबंध जो है ना ये आपका हो जाएगा उर्वरक से हो जाएगा। वहीं पे भूरी क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा चमड़ा से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा झींगा से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से हो जाएगा। तो उस हिसाब से आंसर जो है ये आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, कब? तो ये आपका किया गया था 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि आपका कोयम्बटूर में है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान, देखिए कॉफ़ी शोध संस्थान जो है ना ये बेल्लारी में नहीं है बल्कि ये आपका कर्नाटक के चिकमगलूर में है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वो क्या है? देखिए कृषि और सिंचाई को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों पे विचार कीजिए। यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में पूछा गया है। खरीफ कहने का मतलब जो कि आपका वर्षा के ऋतु में बोया जाता है चावल के साथ। तो पहला तो आपका चावल हो जाएगा, दूसरा आपका कपास हो जाएगा, तीसरा आपका जो है वो मूंगफली हो जाएगा, लेकिन गेहूँ जो है ना ये आपका रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं। तो ये क्रम में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा कृषि आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है, फिर यूपी, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के चारों चतुर्थांश में विभाजित करते हुए चतुर्थांश में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है ना, इसी को हम लोग चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी शब्द जिसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो ये 4 भारतीय मेट्रो नगरों को आपस में जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर। देखिए चतुर्भुज, अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये जो है ना वो दिल्ली को जोड़ता है कोलकाता से, कोलकाता को यहाँ से चेन्नई से, और चेन्नई से मुंबई, और फिर मुंबई से यहाँ पे आपका हो जाएगा दिल्ली। तो ये इसीलिए इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पे अवस्थित नहीं है। देखिए NH2 पे अवस्थित नहीं है जो पूछा गया है, तो ये आपका पटना हो जाएगा, जो कि आपका NH2 पे अवस्थित बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 शहर उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है। देखिए उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर की बात किया जाएगा तो श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण राजमार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोंकण राजमार्ग जो है ना सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो है ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, उसके बाद ये केरला हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पे अवस्थित नहीं है। देखिए कांडला जो कि गुजरात में पश्चिमी तट पे है, मुंबई भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, मंगलौर आपका हो जाएगा, मंगलौर भी आपका पश्चिमी तट पे है, लेकिन एन्नौर जो है ना ये आपका तमिलनाडु में है। तो ये तो आपका पूर्वी तट पे हो जाएगा ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पे अवस्थित है। तो देखिए जुआरी नदी के तट पे जो है ना ये आपका हो जाएगा मारमू गाँव, जो कि आपका गोवा में जुआरी और मांडी नदी के तट पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। मतलब सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 2016 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का गठन करती है, जो भारत का सबसे लंबा परिचालन रेल मार्ग हो जाएगा। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। 111 नहीं बल्कि ये यहाँ पे 105 घोषित किया गया था। तो सही कथन पूछा गया था। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अटल सुरंग के बारे में सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि यह 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम के एक पहाड़ को काटती हुई और सोलांग घाटी और सिस्सू के बीच की दूरी को कम करती है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अटल सुरंग को ही हम लोग रोहतांग सुरंग के नाम से जानते हैं, जो कि आपका लेह से मनाली तक को जोड़ता है। इसका लंबाई एग्जाम में पूछा गया था, 9.02 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम को सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपका कांडला हो जाएगा, उसके बाद मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, उसके बाद आपका कोच्चि हो जाएगा, नहीं उसके बाद आपका मार्मू गाँव हो जाएगा, उसके बाद आपका कोच्चि हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है। यहाँ पे विशेषता नहीं है पूछा गया है।
तो अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ये है, तो बिल्कुल सही है। राज्य की राजधानियों को प्रमुख से जोड़ती है शहरों से, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण ये नहीं करती बल्कि बीआरओ करता है, जिसकी स्थापना 1960 में होता है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है आपस में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम को बताइए। तो ये सही अवरोही क्रम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो लंबाई की दृष्टि से पूछा गया, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्रों को नाभिक में कनेक्ट करती है। तो ये आपका सिलचर से पोरबंदर को कनेक्ट करती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित किससे है। तो ये आपका राजमार्गों के विकास से हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। तो ये आपका दिया गया है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे जोन में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्री तल से अधिकतम ऊंचाई पे अवस्थित है। ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करती है। तो ये आपका हो जाएगा हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया तक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर का आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय महासागर से अटलांटिक महासागर तक का मार्ग हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे परियोजना का निर्माण किन राज्यों में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ी में प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट व तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा रेल टेल निगम हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रांड ट्रंक सड़क क्या है। तो ग्रांड ट्रंक जो सड़क है ना ये अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला है कि मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह जो कि गुजरात में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। मार्मुगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, देखिए यही गलत हो जाएगा। सबसे गहरा जो बंदरगाह है ना ये आपका विशाखापट्टनम का बंदरगाह हो जाएगा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। देखिए अगर पूर्वी द्वार पूछा जाएगा तो कोलकाता से हल्दिया ध्यान रखिएगा, और पश्चिमी द्वार पूछा जाएगा तो मुंबई बंदरगाह का नाम ध्यान रखिएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि समुद्र सेतु परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो क्या है। तो समुद्र सेतु परियोजना जो है ना वो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी के साथ जोड़ती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व मरुस्थलीय सूखा और निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल जो है ना वो 17 जून को हम लोग विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करवा सकूं। और अगर आपको बिहार दरोगा बनना है दोस्तों 2025 में, तो इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा आप लोग ज़रूर बने। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।